सो पेंशन प्रोडक्ट से लेकर के ये हमारा सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने ईपीएफ एंड पीपीएफ के बारे में बात करी थी एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द एनपीएस व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको जेआईबी का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो अभी के अभी लिखो जेआईबी अपडेट्स और उसे व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 8360944207 एंड ये वीडियोस टोटली अपडेटेड हैं फॉर द 2026 एग्जाम्स। पूरा पूरा क्रैश कोर्स एंड अर्ली बर्ड पैक भी अवेलेबल है। अभी के अभी व्हाट्सएप करो जेआईबी अपडेट्स लेकर के एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। चलिए आज का वीडियो करते हैं जल्दी से स्टार्ट एंड इट्स गोइंग टू स्टार्ट द एनपीएस दैट इज अ नेशनल पेंशन स्कीम। तो मेरे वर्ड्स को ना थोड़ा सा ध्यान से समझना। एनपीएस जो है सबसे पहली चीज ये एक मार्केट लिंक्ड स्कीम है, यानी कि जो पैसा आप इसमें डालते हो ना वो इन्वेस्ट किया रहता है किसमें, मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट किया रहता है। और इसको रेगुलेट कौन करता है, पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको रेगुलेट करती है। आपको मंथली पेंशन मिलेगी और लमसम अमाउंट भी मिलता है रिटायरमेंट के ऊपर। एंड फर्दर ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए अवेलेबल है फॉर ऑल द सिटीजन, यानी कि कोई भी सिटीजन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी इंडियन सिटीजन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, नॉन रेजिडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। सो ये 2004 में स्कीम लॉन्च करी गई थी फॉर ऑल द एम्प्लॉयज एंड फॉर द 2009 में इट बेसिकली वाज ओपन टू ऑल द इंडियन सिटीजंस एंड प्रेजेंट अगर सिनेरियोस का देखें तो ये वॉलेंट्री लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट स्कीम अवेलेबल है हर एक पर्सन के लिए, चाहे आप रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, आपके लिए ये स्कीम अवेलेबल हो सकती है। फर्दर फिर बात आती है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, राइट। तो इसके केस में रेगुलेटरी जो बॉडी है दैट इज पीएफआरडी, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इसमें एक रेगुलेटरी बॉडी है एंड इसमें टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, यानी कि जो भी डिडक्शंस होगी वो आपकी डिडक्शंस कवर होती है, आपको टैक्स नहीं पड़ता उसके ऊपर 80C के अंदर। एंड सेक्शन 80CCD के अंदर आपको टैक्स नहीं पड़ता है, आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है एंड यू आर इशूड विद द पीआरएएन नंबर। जैसे ईपीएफ के केस में यूएन नंबर था, एनपीएस के केस में पीआरएएन यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर इशू किया जाता है विच इज अ 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर है। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं एंड 3 मॉडल्स हैं। तो मैं आपको ये बता दिया कि जो भी इंडियन सिटीजंस हैं, रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उम्र जो है पार्टिसिपेट करने की वो है 18 टू 70 ईयर्स। अगर आपकी उम्र 18 से 70 साल की है तो आप इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको केवाईसी रूल्स के साथ क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। एचयूएफ जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। ये एम्प्लॉयज के लिए, बिजनेस पर्सन के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, राइट। अब देखो, अगर मैं आपको टाइप ऑफ मॉडल के बारे में बताऊं, एक तो गवर्नमेंट मॉडल है, दूसरा जो है कॉर्पोरेट मॉडल है एंड द थर्ड वन इज ऑल सिटीजन मॉडल, ठीक है। तो गवर्नमेंट मॉडल की बात करें तो जो सेंट्रल एंड स्टेट एम्प्लॉयज हैं मैंडेटरली उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आर्म फोर्सेस को छोड़ करके। एंड दिस इज आल्सो अडॉप्टेड फॉर ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एक्सेप्ट द वेस्ट बंगाल, वहां पर लागू नहीं है, बाकी सब जगह एप्लीकेबल है। एंड दोनों पार्टीज कंट्रीब्यूट करती है 10% मंथली, यानी कि जो एम्प्लॉयर है वो भी 10% देगा एंड जो एम्प्लॉय है वो भी 10% का कंट्रीब्यूशन देगा। तो काफी ज्यादा एक अच्छा कॉर्पस बन सकता है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो 14% हो चुकी है फ्रॉम द 1 अप्रैल 2019, ठीक है। अभी तक तो यही चल रही है, बाकी अगर अपडेट होगी तो आई विल बी लेटिंग यू नो इन द कमेंट्स, राइट। चलिए फर्दर अगर हम कॉर्पोरेट मॉडल की बात करते हैं तो कंपनीज जो है वो भी इंप्लीमेंट कर सकती हैं एनपीएस को अपने एम्प्लॉयज के लिए एंड वो टर्म्स को कस्टमाइज कर सकती है, यानी कि एम्प्लॉय जो जो कंडीशन है, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस हैं उनके हिसाब से यू कैन बी अपडेटिंग द टर्म्स, अपने कंट्रीब्यूशन रेट्स को आप मैनेज कर सकते हो। एंड देन देयर इज अ ऑल सिटीजन मॉडल, एक यूनिवर्सल एसएस है, जितने भी इंडियन सिटीजन हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे नॉन रेजिडेंट है चाहे रेजिडेंट है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं वॉलंटरी बेसिस के ऊपर। एज का लिमिट है 18 टू 70 ईयर्स का, राइट। सो यानी कि रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए ये विद इन द एज लिमिट ये स्कीम एप्लीकेबल रहने वाली है। फर्दर एनपीएस के अकाउंट्स दो तरह के होते हैं, दो तरह का इसमें स्ट्रक्चर रहता है। एक होता है टीयर 1 मॉडल, ठीक है, टीयर 1 मॉडल है, और दूसरा है टीयर 2 मॉडल। टीयर 1 जो होता है दैट इज अ डिफॉल्ट रिटायरमेंट अकाउंट, राइट। तो ये डिफॉल्ट रिटायरमेंट अकाउंट है। टीयर 1 मॉडल रहेगा डिफॉल्ट रिटायरमेंट अकाउंट, मैंडेटरी है, लॉन्ग टर्म लॉक इन रहेगा, टैक्स बेनिफिट भी रहेंगे। और दूसरा वाला जो है वो है वॉलेंट्री सेविंग्स अकाउंट, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। सो देयर इज नो लॉक इन पीरियड इन केस ऑफ द
टीयर 2 अकाउंट फ्लेक्सिबल विड्रॉल है, जैसे सेविंग अकाउंट में होते हैं, उस तरह से बेनिफिट है। अगर टीयर 1 अकाउंट की बात करें तो ये एक प्राइमरी रिटायरमेंट अकाउंट है, लॉक इन जो रहता है टिल द एज ऑफ 60 लॉक इन रहता है, पार्शियल विड्रॉ अलाउ किए गए हैं, मैंडेटरी एन्युटी जो रहेगा, राइट? सो लेट मी जस्ट टेल यू, इस केस में मैंडेटरी एन्युटी यानी कि जो आपको पेंशन मिलेगी, लमसम नहीं मिलेगा, तो मैंडेटरी एन्युटी रहेगा 40% का। मान लो आपका कॉर्पस बना है 3 करोड़ का, तो 3 करोड़ का 40% यानी कि 1 करोड़ 20 लाख कम से कम आपको उसके बेस पर एन्युटी लेनी पड़ेगी, और बाकी का आप लमसम अमाउंट ले सकते हो, राइट? दैट इज मीनिंग रिलेटेड टू कि मैंडेटरी एन्युटी रहेगा, और आपको इसके ऊपर टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, काफी अच्छे टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। और मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो रहती है टाइप 1 टीयर 1 में, वो ओपनिंग के ऊपर 500 रुपए की मिनिमम कंट्रीब्यूशन रहेगी, और पर ईयर जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो 1000 रुपए की है, यानी कि ओपनिंग के टाइम पर जो है वो 500 रुपए की है, और पर ईयर बेसिस पर इफ वी लुक एट तो वो मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो रहेगी वो 1000 रुपए की कंट्रीब्यूशन रहने वाली है, और कितना भी कंट्रीब्यूशन आप कितने भी टाइम कर सकते हो, उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। टीयर 2 अकाउंट की तरफ देखें तो एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अकाउंट की तरह ये काम करता है, कोई भी इसमें लॉक इन पीरियड नहीं है, कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, सिर्फ जो गवर्नमेंट इंप्लॉयज होते हैं उनको एटीसी के अंदर बेनिफिट मिलता है, और इंस्टेंट विड्रॉल भी आप इसमें कर सकते हो, राइट? नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द पेंशन फंड्स फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर, तो वो अलग अलग है, लेकिन इससे पहले ना मैं आपको बता देता हूं, लाइक एनपीएस ना आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है, एनपीएस की बात ही कर रहे हैं तो एनपीएस के बारे में बताऊंगा। सो एनपीएस क्या करता है, जो भी पैसा आपका कॉर्पस इकट्ठा होता है ना उसको इन्वेस्ट करता है, एंड दैट इज इन्वेस्टेड इन ईसीजीए, दैट इज इन्वेस्टेड इन ई प्लस सी प्लस जी प्लस ए। ई का मतलब होता है इक्विटी जिसमें रिस्क काफी ज्यादा है, सी का मतलब है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जहां पर रिस्क मॉडरेटली कम रहता है, जी का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो काफी सेफ मान जाती हैं, और ए का मतलब है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, राइट? सो ई का मतलब है इक्विटी जहां पर पैसा जाएगा, सी का मतलब है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जहां पर फिर भी थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, जी का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जहां पर रिस्क ना बराबर होता है, एंड ए का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। ध्यान रखिएगा, जो पैसा है वो इसी तरह से आपका इन्वेस्ट होता है, और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में आते हैं रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, या इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, उनमें पैसा आपका इन्वेस्ट होता है। और एनपीएस में अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, लाइक आपके पास एक होता है एक्टिव चॉइस है, दैट जहां पर आप एक्टिवली सिलेक्ट करते हो कि कहां पर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, आप सिलेक्ट करते हो, और एक होती है ऑटो चॉइस जहां पर जो फंड मैनेजर होता है वो सिलेक्ट करेगा भाई पैसा कहां पर जाएगा, राइट? तो दैट्स बेसिकली थिंग रिलेटेड। अब जो रिटर्न होती है ना वो एनपीएस में भी फिक्स्ड नहीं है, वो मार्केट लिंक्ड रिटर्न होती है, एंड दैट बेसिकली वेरीज, राइट? एंड एनपीएस चार्जेस की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा कम चार्जेस हैं, राइट? एंड फंड मैनेजमेंट चार्जेस सिर्फ और सिर्फ 0.01% के आसपास है, जो कि काफी ज्यादा कम है, राइट? एंड इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, लाइक आपको एटीसी में बेनिफिट मिल जाता है, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन जो 10% का आपका होता है उसमें बेनिफिट मिल जाता है, एंड सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप हो तो 20% ऑफ ग्रॉस इनकम में आपको बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा आपको 80 सीसीडी 1 बी में भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो एक टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है 80 सी में जो 1.5 लाख तक का होता है, जो कि पुराना जो टैक्स स्लैब है उसमें एप्लीकेबल था, नई वाली टैक्स ऑप्शंस में टैक्स रेजिम में एप्लीकेबल नहीं है वो। इसी तरह से 80 सीसीडी में आपको बेनिफिट मिल सकता है 50,000 तक का, अगर आप एनपीएस में अमाउंट डालते हो ना। 80 सीसीडी 1 बी है सेक्शन, राइट? आपको सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं, तो 50,000 तक का उसमें आपका बेनिफिट मिल जाता है आपको, राइट? सो ये बेनिफिट आपको रहने वाला है, राइट? अब क्या होता है कि आप विड्रॉल भी कर सकते हो इसमें अमाउंट, लाइक लमसम अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो टीयर 1 वाला है इसमें आप 60% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। सो 60% अमाउंट जो है वो 60 साल की उम्र के ऊपर आप लमसम अमाउंट का विड्रॉ ले सकते हो, और 40% तो आपको एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी। एंड जो दोनों लमसम एंड एन्युटी हैं ये टैक्स फ्री है विड्रॉल के ऊपर, लेकिन सब्जेक्ट टू रूल्स। अब पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड है, यानी कि रिटायरमेंट से पहले अगर करना चाहते हो ना तो पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड है, 3 साल के बाद पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो। आप अपनी खुद की कंट्रीब्यूशन का 25% बाहर निकाल सकते हो, जैसे मान लो बच्चे के शादी के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, हाउस परचेज के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप पैसा चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, और अगर आप चाहो तो प्री मेच्योर एग्जिट भी ले सकते हो, राइट? अगर आप 60 साल से पहले एग्जिट करते हो एनपीएस से तो लमसम अमाउंट का सिर्फ 20% निकाल पाओगे,
और 80% जो होगा वो आपको कम से कम एन्युटी बाई करनी पड़ेगी। दैट इज द सिनेरियो रिलेटेड टू द एनपीएस। आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू पेंशन फंड स्कीम्स फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर के क्या क्या पेंशन फंड स्कीम है, लाइक वी आर हैविंग द एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड है, एलआईसी पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड है, एंड यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड है, राइट। दीज आर बेनिफिट एंड पब्लिक फंड्स जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए कौन कौन से, लाइक एसबीआई पेंशन फंड है, एलआईसी पेंशन फंड है, यूटीआई फंड है, एचडीएफसी पेंशन फंड है। सो दीज आर द डिफरेंट फंड्स, लाइक मैंने आपको बताया ना ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, वो यही है, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस इन एनपीएस, राइट। तो क्या क्या इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस हैं, एक्टिव चॉइस कर सकते हो या ऑटो चॉइस कर सकते हो। एक्टिव चॉइस में यू विल बी डिसाइडिंग कि कहां कहां पैसा लगना है, किसमें, ईसीजीए में। ई का मतलब इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, जहां पर पैसा लगना है आप डिसाइड करोगे। और यहां पर जो ऑटो चॉइस है, हियर इट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द एज, आपकी एज के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि एक्सपोजर कहां पर जाएगा नहीं जाएगा। दैट यू विल नॉट बी डिसाइडिंग, एंड ऑटो चॉइस रहेगी, फंड मैनेजर डिसाइड करेगा उसके हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से। नो एनपीएस के विड्रॉल ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताए थे, एक बार फटाफट से रिवाइज भी हो जाएंगे। एग्जिट रूल्स क्या कहते हैं, फटाफट से इनको समझते हैं। अगर आप चाहो कि टीयर 1 से आप विड्रॉल लेना चाहते हो, तो इन केस यू वांट टू विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द टीयर 1, तो मिनिमम आप जो विड्रॉ कर पाओगे टीयर 1 से वो आप कर सकते हो, राइट। प्री मेच्योर विड्रॉ अलाउड है, लेकिन पार्शियल विड्रॉल अलाउड है आफ्टर द एज ऑफ 3 इयर्स, राइट। अब ये टाइम पीरियड 3 साल का है, पहले 5 साल का होता था, लेकिन अब ये 3 साल का है। यानी कि अकाउंट ओपन करने के 3 साल बाद आप पैसा निकाल सकते हो। 25% अपनी कंट्रीब्यूशन का निकाल सकते हो। इलनेस, डिसेबिलिटी, चिल्ड्रंस एजुकेशन, मैरिज, प्रॉपर्टी परचेज, इसके लिए पैसा निकाल सकते हो। एंड फर्दर पूरे पूरे टेन्योर के दौरान आप 3 बार मैक्सिमम पैसा बाहर निकाल सकते हो। दैट इज एक्चुअली अलाउड। और प्री मेच्योर विड्रॉल, राइट, टाइमिंग क्या रहेगी, आफ्टर 10 years ऑफ अकाउंट ओपनिंग और 3 years इफ ज्वाइंट आफ्टर एज ऑफ 60। एंड मैक्सिमम जो डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है 20% अलाउड है आपका लमसम का। मिनिमम 80% आपको एन्युटी परचेज करना पड़ेगा। अगर कॉर्पस जो है आपका 2.5 लाख से कम है, तो पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो आपको कॉर्पस के रूप में, लमसम के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, सो दैट इज अ सिनेरियो विच इज अवेलेबल। फर्दर इट्स रिलेटेड टू नॉर्मल विड्रॉल एट रिटायरमेंट। अगर नॉर्मल विड्रॉल होता है तो आपको 40% परचेज करना पड़ेगा एन्युटी, 60% लमसम अमाउंट मिल जाएगा। एंड फर्दर डेथ बेनिफिट जो रहेगा वो नॉमिनी को मिलेगा, इंटायर कॉर्पस, पूरा का पूरा कॉर्पस मिलेगा। उसके केस में एन्युटी नहीं मिलेगा अगर पर्सन की डेथ हो जाती है, राइट, उस सिनेरियो में। फर्दर टैक्स बेनिफिट्स की मैंने आपको बात करी थी, तो 1.5 लाख का, ये रुपीज में साइन कन्वर्ट चेंज कर देता हूं मैं इसका, प्लीज इसको पाउंड वगैरह में या किसी में मत समझना। तो 80C के अंदर आपको बेनिफिट मिलता है, 80CCD में, CCD1B में आपको एडिशनल 50,000 का बेनिफिट मिलता है एनपीएस के तहत। और 80C में 1.5 लाख तक का बेनिफिट आपको मिल सकता है, राइट। और इसके अलावा क्या टैक्स बेनिफिट है, लाइक अगर आप 25% विड्रॉ करते हो, सब्सक्राइबर का कंट्रीब्यूशन का विड्रॉ करते हो टीयर 1 का, वो भी टैक्स फ्री है, राइट। इन केस अगर पार्शियल विड्रॉ करते हो 25% का, वो टैक्स फ्री रहता है। एंड जो लमसम अमाउंट आपको मिलता है रिटायरमेंट के ऊपर, यानी कि 60% तक का जो मिला, वो भी टैक्स एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं पड़ेगा। और जो एन्युटी परचेज करते हो 40% आपने करा है, उसके ऊपर भी, एन्युटी के ऊपर भी आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, यानी कि जो भी आपको मंथली पेंशन मिलेगी ना, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पड़ने वाला है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। Then after that, it's related to the APY, that is अटल पेंशन योजना। सो अटल पेंशन योजना यानी कि एपीवाई जो है वो एक गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन स्कीम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए। लॉन्च किया गया था सन 2015 जून में, और ये रेगुलेट की जाती है बाय द पीएफआरडी, जैसे कि एनपीएस को रेगुलेट किया जाता है। मेन पर्पस क्या है कि आपने गारंटेड मंथली पेंशन प्रोवाइड करनी है आफ्टर द एज ऑफ 60 टू द अनऑर्गेनाइज्ड पर्संस, राइट। एंड कौन पर्सन ज्वाइन कर सकते हैं, जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है, वो पर्सन इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो लॉन्च किया था 2015 जून। टारगेट ग्रुप क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स। एंड रेगुलेट किया जाता है पीएफआरडी की तरह। एंड मंथली पेंशन आपको मिल जाती है। अब गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन थी, फर्स्ट ईयर का बेनिफिट था, यानी कि जो पर्सन ज्वाइन करते हैं उनको को कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट मिल जाता, राइट। जो उन्होंने ज्वाइन किया था 2015 में ज्वाइन किया था, उनको अगले 5 साल के लिए को कंट्रीब्यूशन मिलनी थी। एंड लेकिन वो टैक्स
अपना रिटर्न ना फाइल करते हो, इनकम टैक्स के दायरे में ना आते हो, तो उनको वो बेनिफिट मिलना था, राइट? फर्दर फिर बात आती है कि रिस्ट्रिक्शन क्या है, एलिजिबिलिटी जो है वो चेंज हो चुकी है। इनकम टैक्स पेयर जो है अब वो एलिजिबल नहीं है, वो एपीवाई को पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, और ये करंट एंड पास्ट जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है। अब फीचर्स क्या है, ऑटोमेटिक अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट होगा, फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन है, आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बेसिस पर पैसा दे सकते हो। एज रिस्ट्रिक्शन है 18 से 40 साल तक, यानी कि अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है, कंप्लीट नहीं हुआ 40 इयर्स, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट ज्वाइन एपीवाई स्कीम, राइट? और एपीवाई विड्रॉल पॉलिसीज के बारे में देखते हैं। नॉर्मल विड्रॉल होगा आफ्टर द एज ऑफ 60, आपको मंथली पेंशन लग जाएगी, 1000 से लेकर के 5000 तक की पेंशन हो सकती है। आप अर्ली एग्जिट भी ले सकते हो अगर टर्मिनल इलनेस है या फिर डेथ हो जाती है पर्सन की बिफोर द एज ऑफ 60, तो फिर अर्ली एग्जिट भी इस स्कीम से आप ले सकते हो। अब डेथ बेनिफिट क्या मिलता है स्पाउस को, लाइक इन केस अगर पर्सन ए है और बी है इनके स्पाउस, राइट? अब ए ने पार्टिसिपेट किया है और उनकी एज हो जाती है 60 की, राइट? और इनका 60 की हो जाती है, तो इनको यहाँ पर पेंशन मिलनी हो जाएगी स्टार्ट। लेट्स से 68 ईयर्स की एज में ये इनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद इनकी स्पाउस जो पर्सन बी है इनको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट? नाउ शी विल बी गेटिंग द पेंशन। अब जब इनकी भी डेथ हो जाएगी उसके बाद जो नॉमिनेटेड पर्सन है उनको लम सम अमाउंट जो है वो पे कर दिया जाएगा। दिस इज एपीवाई। नाउ सेकंड सिनेरियो ये रहता है, इसी केस में येलो लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं, पर्सन ए की डेथ हो गई, 45 ईयर्स की एज में पर्सन की डेथ होगी। नाउ बी के पास दो ऑप्शंस रहेगी, आइदर शी कैन बी कंटिन्यूइंग पेइंग द कंट्रीब्यूशन, यानी कि ये कंट्रीब्यूशन 60 साल की उम्र तक पे करते रहे, उसके बाद इनको पेंशन लग जाएगी, या फिर जो भी लमसम अमाउंट बना था तब तक का वो इनको पे किया जा सकता है, तो तब इस केस में इनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगी, राइट? ये वाला पार्ट विजिबल नहीं है, बी वाला मैं बता रहा था कि बी या तो ऑप्शन है कि ये कंट्रीब्यूशन को पे करते रहे, ठीक है, बी स्पाउस यानी कि कंट्रीब्यूशन पे करते रहे अप टू द एज ऑफ 60, फिर इनको पेंशन मिल जाएगी, या फिर 45 में ही जब पर्सन की डेथ हुई तो उसके बाद इनको लमसम अमाउंट मिल जाएगा, तो ये चीजें अवेलेबल हो सकती हैं। नाउ आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू एपीवाई बेनिफिट स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो तीन तरह की 3 टियर प्रोटेक्शन इसमें अवेलेबल रहती है। पहली चीज है कि मिनिमम पेंशन अमाउंट जो है वो 1000 से लेकर के 5000 तक का, ठीक है, पेंशन अमाउंट आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी करती है कि मिनिमम पेंशन अमाउंट मिलेगा सब्सक्राइबर्स को। फिर उसके बाद स्पाउस पेंशन बेनिफिट है, यानी कि सब्सक्राइबर पेंशन बेनिफिट बेनिफिट कैसे मिलेगा, पर्सन की डेथ हो गई और ए की डेथ हो गई, उसके बाद बी को यानी कि उनकी स्पाउस को पेंशन आगे मिलती रहेगी, कंटिन्यूड रहेगी, और जब बी की डेथ हो जाएगी फिर मिलेगा पैसा लमसम नॉमिनेटेड पर्सन को, राइट? जो भी नॉमिनेटेड पर्सन होंगे उनको एक लमसम अमाउंट जो है, कॉर्पस अमाउंट जो है वो पे ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है? तो ये बेनिफिट रहता है नॉमिनी को जो फाइनल है, तो ये 3 टियर बेनिफिट है। 3 टियर कैसे हुआ, यानी कि जो एनरोल्ड पर्सन है उसको पेंशन मिला, ठीक है, फिर उनके स्पाउस को पेंशन मिला, फिर नॉमिनेटेड पर्सन जो है उनको लमसम अमाउंट मिल गया, ठीक है? तो ये 3 टियर बेनिफिट रहता है। टैक्सेशन बेनिफिट क्या रहता है एपीवाई के अंदर, टैक्सेशन बेनिफिट इज रिलेटेड टू कि 80 CCD 1B के अंदर आपको बेसिकली कवरेज मिल जाता है, राइट? 50,000 में इस पे कवर होता है, जैसे वो एनपीएस में कवर था, और साथ के साथ 80 CCD में भी कवर्ड है, लाइक अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो वो अमाउंट भी कवर्ड है, एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो 50,000 में भी डिडक्टेबल है, यानी कि टोटल 2 लाख तक का आपको बेनिफिट मिल जाता था ओल्ड आपका टैक्स रेजिम में, राइट? तो वो बेनिफिट अवेलेबल थे, दैट इज इट। तो अगर आप कंपेयर करते हो पेंशन स्कीम्स को, राइट, तो अप्रोक्सीमेट फिगर्स यहाँ पर शोकेस की गई हैं अलॉन्ग द डिफरेंट स्कीम्स, बट दैट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। सो आप सही तरह से अपनी पेंशन स्कीम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो कि किसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, एंड दैट इज इट, ठीक है? सो एपीवाई को रेगुलेट कौन करता है, पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। मिनिमम पेंशन अमाउंट कितना होता है, 1000 से लेकर के 5000 तक का पेंशन अमाउंट है, एंड कंट्रीब्यूशन कौन सी उम्र तक पे करनी है, 60 साल की उम्र तक आपको कंट्रीब्यूशन पे करनी है, और बेनिफिट कब मिलेगा, 60 साल के बाद मिलेगा। अगर आप डिले कर देते हो या फिर डिफॉल्ट कर देते हो, अब उसके बारे में बता देता हूं। इन केस अगर आप डिले करते हो, यानी कि आपने जो मंथली कंट्रीब्यूशन जमा करनी थी वो आपने जमा नहीं करवाई टाइम से, या उसमें डिफॉल्ट कर दिया, तो पर 100 रुपीज तक के डिफॉल्ट के लिए आपको जो पेनल्टी पड़ेगी, राइट, वो पेनल्टी पड़ेगी 1 रुपए की। अगर 100 रुपीज का डिफॉल्ट किया तो 1 रुपए की पेनल्टी है पर मंथ, एंड अगर आपने 101 से लेकर के 500 तक का डिफॉल्ट किया तो फिर 2 रुपए पेनल्टी है। अगर 501 से लेकर के 1000 तक का डिफॉल्ट किया तो 3 रुपए, तो 5 रुपए पेनल्टी है। और अगर आपने अबव रुपीज 1000 डिफॉल्ट किया, जमा ही नहीं करवाया, तो आपको 10 रुपए की पेनल्टी है,
और ये पर मंथ पेनल्टी है, पर मंथ ये पेनल्टी आपके ऊपर पड़ेगी, राइट? अगर आपने पेमेंट बंद कर दी है तो अकाउंट आपका फ्रीज हो जाएगा एंड फिर उसके बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्लोज हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ठीक है जी। एंड दैट इज अ सिनेरियो। वॉलंटरी एग्जिट पहले भी ले सकते हो 60 की उम्र से पहले, राइट? तो वो नॉर्मली तो अलाउड नहीं है, लेकिन अगर टर्मिनल इलनेस होती है तो उसके केस में वो चीज अलाउ हो सकती है। एंड फर्दर मान लो अगर पर्सन की डेथ होगी, सब्सक्राइबर की टर्मिनल इलनेस होगी, राइट? तो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंक के कोई अप्रूव्ड एक्सेप्शनल केसेस है तो उसके केस में स्कीम को पहले भी बंद किया जा सकता है। दैट्स ऑल अबाउट द एपीवाई स्कीम। ठीक है जी। सो दैट वाज ऑल। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कंप्लीट इसका पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से जल्दी लिखो JAIIB अपडेट्स। क्या लिखना है? JAIIB अपडेट्स लिखना है। मॉड्यूल वाइज पीडीएफ भी अवेलेबल है। ये आपके पास जो इंटरेक्टिव पीडीएफ हैं वो भी अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप कर देना है इसे लिख करके 8360944207 के ऊपर। सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।